मैं तो वैसे भी चलता था साइकिल पर, अब फिर से चल रहा हूँ। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके क्या मायने क्या है? एक तो ये बताइए, बहुत सारे लोगों ने इतना कंफ्यूज कर रखा है कि संकट है कि नहीं है, संकट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये सब है क्या? थोड़ा सा इसको तो समझाइए आप पहले। मैंने सबसे पहले तो मैं अपना एक प्रस्ताव रख दूं कि मैं जितने भी मोदी जी ने 7 संकल्प दिलाए हैं, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। वाह। सारी शर्तें मैं पूरी करता हूं, एक भी शर्त आप खारिज नहीं करा सकते हैं। एक में थोड़ी छूट दे सकते हैं कि मैकबुक यूज करता हूं और हॉलीलैंड का माइक लगा रखा है, बाकी सब कुछ मेरा वही है जो उसमें संकल्प लिया गया है। तो खैर ये तो प्रस्ताव है कि मान लो कुछ हमारे ऊपर ही कृपा हो जाएगी। देखिए एक ब्रांड एम्बेसडर है देश में जो इस बात को मानता है। देखिए समस्या है, नो डाउट, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने ये बात सामने रखी है। और मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती। एक लीडरशिप को अपने देश में ये काम करना चाहिए, लेकिन उससे फायदा कितना होगा इस पे हम बारी बातचीत करेंगे। लेकिन जो उन्होंने संकल्प दिलाया इसमें कोई बुराई नहीं है, और बुरा इसलिए संकल्प दिलाया क्योंकि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सीरियस है, आसान नहीं है ये। मतलब ये कोई ये ना समझे कि केवल ये प्रिपरेशन के तौर पे करा रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं समझना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम जब है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा तो मुझे लगा कि संकट गंभीर होगा, उसी को समझते हुए कहा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पूरी जो संकट है। मशीनरी है, वो सिस्टम जो है, वो कह रहे नहीं कोई संकट नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी ने तैयारी ये कहा है। इसलिए मैंने आपसे समझना चाहता हूँ कि ये तो केवल मैं आपके इसको सामने कैसे आप। नंबर रख देता हूं। अगर ये केवल प्रिपरेटरी थी तो फिर 3-3 रुपए दाम क्यों बढ़ाए पेट्रोल डीजल के? हरदीप पुरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह रहे थे कि मैं दाम बढ़ाने के न बढ़ाने वाला केस नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं, दाम बढ़ने चाहिए, अंडर रिकवरी है। 1,000 करोड़ डेली का नुकसान है, 1-1.5 लाख करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है 80 दिन में। तो कोई इंकार कर ही नहीं सकता कि समस्या है नहीं, ये केवल प्रिपरेशन थी। और प्रिपरेशन थी, दाम क्यों बढ़ाया आपने अभी 3 रुपए? सीएनजी के दाम बढ़ाए, एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, एटीएफ के दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या नहीं बढ़ा है? प्रॉब्लम तो है, और नंबर्स है, सारी कंपनियां कह रही मुझे नुकसान हो रहा। तो एक तो वो समस्या है। दूसरी, आपके सामने जो भी इन्फ्लेशन का नंबर आया डब्ल्यूपीआई का 8.3, कोविड के बाद वैसा एक नंबर आया था 2022 में, वहां से सीधे 8.5%। दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि डब्ल्यूपीआई क्या होता है। सीपीआई एक नंबर आता है और एक डब्ल्यूपीआई नंबर आता है। सीपीआई जो मतलब हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लेशन का असर पड़ता है, जिसको इन्फ्लेशन का महंगाई असर है। दर बोलते हैं, उसको सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो डब्ल्यूपीआई होता है वो होलसेल का, थोक व्यापारियों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, उसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। और वो कंपनियों के ऊपर असर पड़ रहा है, इसीलिए वो नंबर आया है 8.3 का। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या संबंध है? पहले डब्ल्यूपीआई का नंबर बढ़ता है और वो धीरे से फिर इधर चला, सीपीआई सिमर कर जाता है। कब तक कंपनी झेलेगी? यही मैं पिछले कितने शो से आपसे यही बात कर रहा हूं कि कंपनियां झेल नहीं सकती हैं, वो हल्के हाथ से इधर पास ऑन करेंगी। तो क्रूड वाले नहीं कर पा रहे बेचारे, तो उन्होंने सरकार से करवा लिया, भाई 3-3 रुपए बढ़ाइए। तो प्रॉब्लम है, मैं नंबर के थ्रू आपको बता रहा हूं कि इससे इंकार कोई कर ही नहीं सकता, सरकार भी नहीं कर सकती। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये समस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी समय आई है 28 फरवरी के बाद, ये समस्या पहले से भी दिख रही थी कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और डिमांड कम थी। इसी डिमांड को बढ़ाने के लिए जीएसटी कम की गई थी कि अब डिमांड बार पुश बार इस बात को किया जाए। कहते रहते कि मार्केट में नहीं है, डिमांड नहीं है, इसको लेकर आप बात। एग्जैक्टली तो डिमांड को पुश करने के लिए आपने जीएसटी कम किया कि उसके थ्रू है, इनकम टैक्स में कट किया, मिडिल क्लास खर्चा करेगा। रुपए की वेलोसिटी नाम का एक शब्द होता है, उसका मतलब सिंपल ही होता है कि 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो वो एटलीस्ट 3 बार और घूमता है। तो हमारे यहाँ वेलोसिटी जब 3 बार घूमेगी तो बहुत सर्कुलेशन, ज्यादा जिसे होगी। आप मनी सर्कुलेशन भी कहते हैं कुछ मनी लोग। सब, हाँ, कि कितनी बार मनी। तो हमको ये चाहिए था कि पैसा सिस्टम में घूमे, तो लोगों के हाथ में कैश आए। तो हमने कैश कैसे दिया? जीएसटी काटा, इनकम टैक्स काटा, लाडली बहन लाडला भैया, ये सब कैश जो जा रहा है इसके थ्रू कंजम्पशन ड्राइव होगा। इसमें तो क्रिसिल की रिपोर्ट में मैं शो कर चुका हूं कि वो पैसा दिया, मतलब सरकार इस इकोनॉमिक्स को मानती, हालांकि वो चुनावी इकोनॉमिक्स है, वो चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन क्रिसिल की रिपोर्ट ये साबित कर रही है कि नहीं, इससे मार्केट में भी तो उसका कंजम्पशन असर है। असर है, पैसा हाथ में आ रहा तो खर्च होगा। तो प्रॉब्लम थी प्री वॉर, 28 फरवरी से पहले भी ये समस्या थी। उसके बाद ये करेला और नीम चढ़ा हो गया कि पहले जो समस्या थी उसमें और बढ़ गई, ये एक विशेष समस्या खड़ी हो गई कि क्रूड एकदम से भाग गया तो दिक्कत आ गई। तो समस्या थी, इसलिए मोदी जी ने ये किया है।
कि भाई जैसे गोल्ड पे किया उन्होंने, विदेश में लोग घूमने बहुत जाते हैं। जैसे एक बात उन्होंने कही, क्रूड ऑयल का, खाने का तेल जो आपका एडिबल ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कम करो, तो अच्छी बात है, आपकी सेहत भी सुधरेगी और पैसा ही बचेगा। तो उपाय तो सारे बढ़िया बताए उन्होंने, लेकिन ये उपाय इसलिए बताए गए हैं कि समस्या गंभीर है और आगे और गंभीर होगी, इसलिए आप तैयारी करिए। नहीं तो ये अब क्या होगा, एक तो खैर अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो पॉलिटिक्स का इशू है, उस पर हम चर्चा बहुत हो चुकी कि भाई जब आप भी कह रहे हैं कि संकट पहले से था, फिर सरकार ने 4 महीने इलेक्शन थे तो तब तक कुछ किया नहीं, खैर वो अलग इशू है। अब आज हम जहाँ खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी के संकल्प है, तो इससे क्या हम इन संकट से निकल सकते हैं, और क्या ये संकल्पों को मानना आसान काम है? मैं उस फोटो ऑप्स पे नहीं जा रहा कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं हेलमेट लगा के, मैं उससे नहीं जा रहा। क्या रियली में हम उन संकल्पों से इस संकट से पार हो सकते? दो इसके जवाब हैं। पहला जवाब तो जिसको राइडर में बोलता हूं कि अगर ये संकट, खाड़ी संकट बना रहा तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा। और दूसरा रास्ता वही है कि क्या वो उतने कठिन फैसले सरकार लेगी, दूसरा जवाब उसका ये है। तो अब समस्या तो बनी हुई है, इफ बट लगा हुआ है कि भाई समस्या, अगर समस्या कल खत्म हो जाए तो आप धीरे धीरे करके मैनेज करेंगे, लेकिन अब मान के चलें समस्या नहीं खत्म हो रही है, तो आने वाले समय में सरकार को बहुत हार्श स्टेप लेने पड़ सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप होगा तो अभी तो और दाम बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, आप एकदम तैयार रहो। ये हर 10-15 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में 1-1, 2-2 रुपए करके 2-2 रुपए बढ़ते जाएंगे। हाँ, बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है सरकार के पास, विकल्प नहीं है बेसिकली। उसका असर महंगाई में कन्वर्ट होगा, तो आपके जो सब्जियां हैं, इफेक्ट है ना, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट है। एग्जैक्टली, वो कैस्केडिंग इफेक्ट कहिए उसको, या सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सब इम्पैक्ट होगा, महंगाई गजब बढ़ेगी। अभी एक हल्का सा ट्रेलर दिया WPI ने आपको, अगले महीने CPI भी देगा। तीसरा इम्पैक्ट ये होगा कि फिर इसको कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ग्रोथ स्लो होती है। ग्रोथ का तो तरीका है कि पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी, जब पैसा महंगा हो गया तो ग्रोथ कम हो जाएगी। नहीं, तो देखिए, RBI मुझे लगता है इस समय सबसे दुविधा की स्थिति में, मोदी जी से ज्यादा परेशान मल्होत्रा जी होंगे। मैं आपको बताता हूं प्रूव करके अभी, कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं रेट बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं। हमेशा ब्याज दरें उस स्थिति में बढ़ती हैं जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा क्यों, डिमांड की वजह से बहुत बढ़ रहा है तो भाई रेट बढ़ा दो, थोड़ा कम कर दो डिमांड को। ये तो सप्लाई की वजह से बढ़ा है, माल नहीं है इसलिए बढ़ा है, आदमी तो वैसे ही कम खर्च कर रहा है लेकिन अब मिल ही नहीं रहा है, ये बुरी स्थिति होती है। और जब सप्लाई की वजह से बढ़ी महंगाई को कम करने के लिए आपको रेट बढ़ाने पड़ते हैं तो गंभीर होती है, तब फिर ग्रोथ पे इंपैक्ट आने लगता है। तो इसलिए ये अगला चौथा कदम ये होगा कि रेट बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ में नरमी आएगी। तो ये साइकिल होता है, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं वाइसियस सर्कल। तो उस सर्कल में फिर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती जो होती जाएंगी। तो अब इससे निकले कैसे, क्या क्या उपाय किया जाए कि इससे बचा जा सकता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, आज मैं चर्चा कर रहा था एक ISB के प्रोफेसर के साथ, उनके साथ मैंने एक शो भी किया, मेरे चैनल पड़ा, भी शाम को मैंने अपलोड किया। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा, तमाम उपाय जो जनरल चैनलों पे सब जगह बताया जा रहा है उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग उपाय उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे आपको और आपका काम चल जाएगा। मैंने कहा कैसे भाई, वो तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा जो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो उनका सुझाव ये था कि ऑयल प्राइसेस में जो टैक्स अभी भी लगे हुए हैं उनको खत्म कर दीजिए, तो आपके पेट्रोल डीजल के दाम गिर जाएंगे बढ़ने की बजाय, क्योंकि टैक्सेशन का पोर्शन है ना वो, अभी तो सरकार का पैसा है ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कहां से पूरा होगा, 19-20% का टैक्स घटा दीजिए आप, तो पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे, बढ़ने की बजाय तो गिर जाएंगे वो। अब वो नुकसान कहां से भरा जाएगा, आइडिया तो दे दिया, वो नुकसान भरा जाएगा जो आप कैपेक्स कर रहे हैं। सरकार जो हर साल 12 लाख 14 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसमें आप चूंकि टैक्स का जो हिस्सा नुकसान होगा उसी में यूज कर रहे हैं, वो 2.5 लाख करोड़ उधर यूज कर लो, कैपेक्स उतना ही रहेगा, वो कैपेक्स का 2.5 लाख करोड़ उधर भेज दो आप,
तो दाम बढ़े भी नहीं बल्कि घट जाएंगे 5 रुपए और आपका इधर भी काम चलेगा। तो कैपेक्स जो आप 12 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ हर साल कर रहे हैं उसमें से 2.5 लाख करोड़ कम कर दीजिए आप। एक हाईवे कम बनेगा तो क्या चला जाएगा? नहीं, लेकिन एक किसी पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में कैपेक्स को कम करना या इसका मतलब है कि सोशल सेक्टर में पैसे को कम करना, ये तो पॉलिटिकल बहुत खतरनाक कह रहे हैं आप। कैपेक्स एंड सोशल अलग अलग है। मैं जिस कैपेक्स की बात कर रहा हूं वो सोशल स्कीम का पैसा अलग है। नहीं, सोशल स्कीम नहीं, मतलब डेवलपमेंट भी यदि आप समझे जो सरकार खर्च कर रही है तो उसको कम करना। कम, अरे ये सरकार तो अभी तक चल ही इसलिए रही है कि आप रोज कह रहे हो भाई हमने कैपेक्स पे कितना पैसा खर्च किया, आप पेट्रोल के पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? अब यदि आप कैपेक्स में पैसा कम कर देंगे तो वो तो एक नेगेटिव इमेज के लिए नहीं ले जाएगा सरकार को। अगर दुनिया अभी तक क्लॉकवाइज चल रही थी तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आपने इस साल 2 एयरपोर्ट कम बनाए तो उससे क्या दिक्कत होगी मुझे ये बताइए। या एक कोई हाईवे आपने ड्रॉप कर दिया तो उससे क्या दिक्कत होगी? तो ऐसे जो मैसिव प्रोजेक्ट हैं, या 4 वंदे भारत कम चलाएंगे हम इस साल, कोई वंदे भारत नहीं चलेगी, बंद। जो चल रही वही चलेंगी, नई कोई नहीं चलेगी। नई कोई मेट्रो जो बन रही थी मैं उसको भी रोक दूंगा 1 साल के लिए कि इस साल FY27 में हम बजट 2.5 लाख करोड़ कम करेंगे कैपेक्स का और वो पैसा हम उधर तेल में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? उनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोसेस आपका कि देखिए एक तो जनता को आप राहत देंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि इस कैपेक्स नहीं करेंगे तो विकास के काम रुकेंगे, उससे जितना फायदा नहीं होगा उसका 10x नुकसान होगा अगर आप कच्चे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं। पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए तो हमेशा इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? कॉस्ट एंड बेनिफिट, रिस्क रिवार्ड किधर ज्यादा है। तो 1 साल अगर कोई एक एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा आपका विकास का या चुनाव में या डेमोक्रेसी में, जितना पेट्रोल के दाम बढ़ने से होगा। एग्जैक्टली आप अभी डीजल के दाम 115 120 पहुंचने दीजिए और फिर आपसे मैं महंगाई की चर्चा करूंगा, तब सारे चैनलों का ही महंगाई चर्चा होगी। तो उससे आप बच जाएंगे। ये सुझाव मुझे अच्छा भी लगा और मैं भी इसको समर्थन में, भाई कैपेक्स थोड़ा कम करो ना। वैसे भी सरकार का काम नहीं होता कि खाली कैपेक्स के दम पे ही आपको, ठीक है आपने 14 साल तक कर लिया ना कैपेक्स 10 साल से, तो 1 साल नहीं करेंगे तो क्या अगले साल फिर देख लेंगे, तब तक युद्ध भी रुक जाएगा। मुझे ये बात समझाइए, आप और प्रोफेसर साहब दोनों वो लोग विद्वान हैं, तो क्या ऐसे विद्वान लोग सरकार में नहीं बैठे हुए? आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, ऐसे विद्वान लोग या इससे भी ज्यादा विद्वान लोग बने, लेकिन वो आप लोगों के प्रभाव में रहते हैं। अभी आपने जो सवाल पूछा है वही प्रभाव उनके ऊपर है। अरे यार ये कैसे, हम इसी के दम पे तो हम 10 साल से चल रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारा नारा है और मैं कैसे कम कर दूं? अपोजिशन हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अच्छा मैं इसमें बहुत पॉजिटिव इसलिए हूं कि मोदी जी ही ये कर सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से फैसला कर लें। नहीं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं तो समझना चाहता हूँ कि एक अच्छा आइडिया है एकदम। और आप कह रहे हैं उसमें मुझे कोई सवाल नहीं है, प्रोफेसर साहब की समाज पर भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केवल 2 ही लोग तो देश में समझदार नहीं है, नीरज जी और प्रोफेसर साहब। मेरे लिए तो है, लेकिन सरकार के पास भी बैठे होंगे कुछ। मैं मानता हूं कि सरकार में जितने और ये मैथमेटिक्स उनको भी समझ में आती है, बिल्कुल आती होगी। सरकार में लोग हैं जो नीति आयोग के लोग हैं, जो और उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी के लोग हैं, सब मुझसे 100x बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन मुझे इस उपाय में कोई कमी भी तो बताए वो आके कि इससे ये दिक्कत हो जाएगी, कल एक एयरपोर्ट नहीं बना तो गरीब आदमी हवाई चप्पल पहन के यात्रा नहीं कर पाएगा। मुझे ये आपको समझाओ आगे ना आप। नहीं, मैं इससे उल्टा सवाल आपसे समझना चाहता हूँ कि वो इसको करने से क्यों रोक सकते हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्यों ये आइडिया उनके पास नहीं है या वो हिम्मत नहीं कर रहे? इसको आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल करेज की बात है? ये गेस वर्क में कर सकता हूं, मुझे नहीं पता वो क्यों रोक रहे हैं, लेकिन मेरा गेस वर्क ये है कि जो इस सरकार की एक इमेज है कि कैपेक्स हमने किया है उसको हम रोक नहीं सकते। नंबर 1 एनालिसिस। नंबर 2 कि जब आप कैपेक्स घटाएंगे तो आपका जो बंबई वाला शेयर मार्केट है ना थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, अरे सरकार ने कैपेक्स कम कर दिया, तो 1-2 दिन हो सकता है वो गिर जाए। फिर बहुत सारे विद्वान लोग ये भी थ्योरी देंगे कि आपकी ग्रोथ का तो ट्रिगर ही वही है कैपेक्स और आप उसी को कम कर रहे हो, तो वो उस पे भी लोगों को डर लग रहा होगा। लेकिन मैं 150 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा हूं, रादर की 1 साल की 0.1% की या 0.001% की जीडीपी ग्रोथ कम होने की।